तो अपन इसको कंटिन्यू कर रहे थे और कंटिन्यू में है अपना लास्ट में मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सभी वर्डों को अपन क्लियर करते हुए चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो वर्ड क्लियर कराऊंगा उस वर्ड का नाम है आर से। आर का मतलब है रेजोनेंस। रेजोनेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये जो रेजोनेंस है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो फिजिक्स वाला रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, कार्बनिक रसायन वाला रेजोनेंस नहीं है। इसको वो अनुनाद ना समझे जिसकी खोज पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने करी थी, ये अलग है। इसमें क्या होता है बेटा, नॉर्मली बात करते हैं, अब तक आपने अनुनाद या रेजोनेंस क्या पढ़ा है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। ये सभी स्थितियां किसकी कहलाती हैं? संयुग्मन की, कॉन्जुगेशन की। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सभी क्या है? कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। और कॉन्जुगेशन एक फिनोमेना है जिससे हम अनुनाद या रेजोनेंस का एक्सप्लेनेशन करते हैं और इस रेजोनेंस के बारे में पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये वाला रेजोनेंस नहीं है, ये जो रेजोनेंस है ये रेजोनेंस फिजिक्स वाला रेजोनेंस है। फिजिक्स वाला रेजोनेंस, इस रेजोनेंस का मतलब क्या? देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको। रेजोनेंस होने का मतलब होता है कि नहीं दो आवृत्तियों का समान होना। जब दो आवृत्तियां आपस में समान हो जाती हैं और दो आवृत्तियों का समान होना ही रेजोनेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन दो चार और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे पता चला कि 97.8 रेड एफएम पर 97.8 रेड एफएम पर शाम को 7 बजे मैच आएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने रेडियो को या फिर अपने मोबाइल में एफएम होता है, एफएम को उनकी आवृत्ति भी कितनी सेट कर दूंगा? 97.8 सेट कर दूंगा। मेरी जो एपरेटस की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी कितनी है? 97.8। और स्टेशन से जहां से मैच का प्रसारण हो रहा है वहां से कितने की आवृत्ति आ रही है? 97.8 की। तो दोनों आवृत्तियां, दोनों फ्रीक्वेंसियां जैसे ही आपस में एक होंगी वैसे ही रेडियो पर मैच का प्रसारण या मैच सुनाई देने लग जाएगा। तो इस अनुनाद का मतलब है, इस फिजिक्स वाले अनुनाद का मतलब है कि दो फ्रीक्वेंसियों का सेम होना। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सभी को पता है कोटा में एक कोचिंग है और उस कोचिंग का नाम क्या है? रेजोनेंस। उस कोचिंग का नाम रेजोनेंस रखा क्यों गया वो मैं आज आपको रीजन देता हूँ। उन लोगों का मानना है कि जब स्टूडेंट उनके पास पढ़ने आता है तो उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मान कुछ और होता है और टीचर की फ्रीक्वेंसी का मान कुछ और होता है। लेकिन कुछ समय बाद टीचर की फ्रीक्वेंसी और स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी, दोनों की आवृत्ति क्या हो जाती है? एक जैसी। और जैसी दोनों की आवृत्ति एक समान होती है तो जो टीचर पढ़ाता है वो पूरा का पूरा स्टूडेंट को समझ में आता है। फिर से समझो, दो फ्रीक्वेंसी का सेम होना क्या कहलाता है? रेजोनेंस। इसका फिर एक बेस्ट एग्जांपल हमें रामायण में देखने को मिलता है। रामायण में क्या एग्जांपल मिलता है? बिल्कुल लास्ट चल रहा है, राम भगवान लंका में पहुंच चुके हैं, युद्ध की तैयारी हो रही है, लेकिन लास्ट टाइम पे भगवान श्री राम को पता चलता है विभीषण के द्वारा कि रावण इज मोर इंटेलिजेंट देन द राम। उन्हें लगा कि मैं तो युद्ध में हार जाऊंगा। तो जब राम भगवान को ऐसा लगा तो उन्होंने अपने गुरु को आह्वान किया। राम भगवान के गुरु का नाम है वशिष्ठ गुरु। गुरु वशिष्ठ का आह्वान किया, गुरु वशिष्ठ आए और गुरु वशिष्ठ जब उनके पास आए तो राम भगवान ने उनको अपनी समस्या बताई कि इस तरीके से जो रावण है वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास मेरे से अधिक विद्याएं आती हैं, मेरी युद्ध में हारने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ ने एक रात के अंदर, दिन में तो युद्ध होते नहीं थे पुराने टाइम पे, रात में तो युद्ध होते नहीं थे, दिन में होते थे, तो अपनी संपूर्ण विद्या पूरी रात के अंदर अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा भगवान श्री राम को ट्रांसफर कर दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि भगवान श्री राम की जो मेंटल फ्रीक्वेंसी थी और गुरु वशिष्ठ की जो फ्रीक्वेंसी थी, उन दो फ्रीक्वेंसियों का मान क्या हो गया? सेम हो गया और अनुनाद होकर संपूर्ण ज्ञान का स्थानांतरण हो गया। जैसे आप मेरे स्टार्टिंग में 1 या 2 लेक्चर पढ़ोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, मेरी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, हमारे बीच अनुनाद हो जाएगा। मैं जो भी बोलूंगा वो आपके एक बार में समझ में आने लग जाएगा। तो इस अनुनाद वर्ड का मतलब ये है, याद रखें। इस अनुनाद वर्ड का मतलब फिजिक्स वाला अनुनाद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अनुनाद नहीं है। और यहाँ पर अपन पढ़ते हैं दो आवृत्तियां या दो फ्रीक्वेंसियों का सेम होना। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या करते हैं? अपन की हेडिंग क्या चल रही थी? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आर वर्ड तो क्लियर हो गया आपका। मैग्नेट को छोड़ दो एक बार, मैग्नेट तो आप सब समझते हो, चुंबक से रिलेटेड है। एन का मतलब क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियर।
अब की बार मैं आपको न्यूक्लियर को से या न्यूक्लियस को समझाता हूँ। न्यूक्लियस या न्यूक्लियर को समझने से पहले एक वर्ड समझो, एटम। एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु। आप सभी जानते हो कि एटम क्या है? परमाणु। और एटम की खोज जिस वैज्ञानिक ने करी थी, उस वैज्ञानिक का नाम डाल्टन था। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया? डाल्टन ने, एटम या परमाणु के बारे में। अब देखो इधर ध्यान से, मैं कोई एटम बना रहा हूँ, परमाणु बना रहा हूँ। परमाणु के केंद्र में, एटम के केंद्र में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस नाभिक के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरीके से। अब मेरा नाम क्या है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर हिंदी में नाम क्या है? नाभिक। तो मैं जो फोकस करूंगा ना, वो नाभिक के ऊपर करूंगा, मेरा फोकस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं है। तो मैंने क्या किया है? एटम बनाया, उस एटम के अंदर से नाभिक को बाहर निकाल लिया। ये देखो, ये नाभिक निकाल के मैंने बना लिया। और नाभिक के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव। प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। N से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। इसका मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। समझना इस बात को। नाभिक के ऊपर कौन सा चार्ज है? धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है। अगली स्लाइड में मैंने क्या करना है? देखो, मैंने यह नाभिक न्यूक्लियस बना लिया। नाभिक के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। एक तो मैंने क्या बना लिया? P फॉर प्रोटॉन लिख देता हूं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और N फॉर न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? जीरो चार्ज है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। मेरा न्यूक्लियस कंप्लीट है। अब देखो, बात सुनना ध्यान से। फिजिक्स में एक स्टेटमेंट पढ़ा जाता है कि जब भी कोई आवेश घूमता है, जब भी कोई चार्ज रोटेट करता है, वो आवेश धनावेश हो सकता है, वो आवेश ऋणावेश हो सकता है। समझो इस बात को। जब भी फिजिक्स कहती है कि जब भी कोई आवेश घूमता है, जब भी कोई चार्ज घूमता है, वो आवेश धनावेश हो सकता है, वो आवेश ऋणावेश होता है। तो उस आवेश के घूमने के कारण दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। एक तो कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को साइड में कर दो। आप ध्यान रखो, कौन सा फील्ड जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इस चीज को समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो, आपने हमेशा देखा होगा, कभी भी दो इलेक्ट्रॉन अगर भरे जाते हैं पेयर्ड फॉर्म में, युग्मित अवस्था में, तो दोनों का चक्रण, दोनों का स्पिन जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। कभी भी ये सही है। कभी आपने दो इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ है युग्मित अवस्था में, तो कभी इस तरीके से नहीं देखा होगा, और कभी दो इलेक्ट्रॉनों को आपने इस तरीके से नहीं देखा होगा। कहने का मतलब है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एक जैसा नहीं होगा, इस तरीके से होगा। अब एक बात सोचो, एटम कितना छोटा होता है, कितना छोटा साइज है, और उस छोटे साइज के एटम में कितने छोटे छोटे साइज के इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है, प्रतिकर्षण करता है। फिर भी देखो, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अगर लाइफ में एडजस्टमेंट सीखना है तो किससे सीखो? इलेक्ट्रॉन से सीखो। एक जैसा चार्ज होने के बाद भी, एक दूसरे को रिपेल करने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसा कैसे होता है, इसको मैं समझाता हूं। अभी मैंने कंसेप्ट क्या कहा है कि जब भी कोई चार्ज रोटेट करेगा, जब भी कोई आवेश घूमेगा, वो आवेश आपका धनावेश हो सकता है, वो आवेश आपका ऋणावेश हो सकता है। उस आवेश के घूमने के कारण कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन से समझा रहा हूँ, फिर न्यूक्लियस से समझाता हूँ। एक बार मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, और इलेक्ट्रॉन को निकालकर ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना लिया, और ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन, मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन बनाया, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने क्या किया? आपको साफ दिखाई दे रहा है, एक की स्पिन तो कैसी है? क्लॉकवाइज, और एक की स्पिन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। एक तो कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एक एंटी क्लॉकवाइज। 12th क्लास में, 11th क्लास में अपन फिजिक्स में पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड सीधे हाथ का अंगूठे का नहीं, कुछ इस तरीके से हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखें आप तो, राइट हैंड थंब रूल। जिस दिशा में ये घूम रहा है, देखो इधर देखना ध्यान से, जिस दिशा में ये घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, उस दिशा में मैं अगर अपने सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ूं, चूंकि मैं किसका ध्यान से समझना, मैं इलेक्ट्रॉन का केस बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के केस में बता रहा हूँ। अगर मैं इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, नेगेटिव चार्ज रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो इसके घूमने से विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। तो जैसे ही मैंने लगाया, तो जो मेरा अंगूठा है, वो साउथ को बताता है।
जबकि आपको अच्छी तरह पता है मैग्नेट में दो फील्ड होते हैं, एक तो नॉर्थ और एक साउथ। साउथ के बिल्कुल अपोजिट में कौन सा होगा? नॉर्थ। तो दो चुंबकीय क्षेत्र बन गए, एक तो कौन सा बन गया? उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब आ जाओ इस वाले पे, इस पर मुझे राइट हैंड लगाना है, तो राइट हैंड ऐसे तो लगेगा नहीं, इस तरीके से तो घूम नहीं रहा, मुझे अपनी साइड को चेंज करना पड़ेगा और अपने हाथ को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना सीधा हाथ लगाया और जिस दिशा में घूम रहा है उस दिशा में मैंने उंगलियों घुमाया, तो मेरा अंगूठा, अभी भी बताया है नेगेटिव के केस में मेरा अंगूठा किसको बताता है? साउथ को। तो यहाँ पर कौन सा आ गया? साउथ। और यहाँ पर क्या आ गया? नॉर्थ। जितनी तेजी से ये घूमेंगे, जितनी तेजी से ये घूमेंगे उतनी ज्यादा ही विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। इधर तो बन रहा है साउथ और इधर बन रहा है नॉर्थ, और आपको पता है अपोजिट फील्ड एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यही कारण है कि दो इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भरा जाता है। ये बिल्कुल सही है। अब ऐसे क्यों नहीं भरा जाता, इसको भी समझते हैं। माना दोनों का चक्रण एक दूसरे के समानांतर पैरेलल है। इस वाले एग्जांपल के साथ ले लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन बनाता हूं, बना लिया मैंने, और मैंने कहा जो चक्र दोनों का सेम है, ये भी इधर घूम रहा है और ये भी उधर घूम रहा है। अब इसमें मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, ये लगा राइट हैंड थंब रूल, तो मेरा अंगूठा नेगेटिव के केस में किसको बताता है? साउथ को, और अपर वाला पार्ट किसको बताता है? नॉर्थ को। एक तो वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है दोनों के पास, ऊपर से यहाँ भी नॉर्थ यहाँ भी नॉर्थ, इनमें आपस में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? ओब्वियसली समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जब प्रतिकर्षण होगा दोनों के बीच में, जब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं रह पाएंगे। यही कारण है कि दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, दो इलेक्ट्रॉनों को स्पिन को एक साथ नहीं भरा जाता। दोनों का स्पिन एक दूसरे क्या होता है? अपोजिट होता है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, अभी मैंने क्या कहा कि मेरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? मेरे पर पॉजिटिव चार्ज है। मेरे प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और मेरा प्रोटॉन लगातार क्या कर रहा है? घूम रहा है। अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं पॉजिटिव चार्ज के केस में बता रहा हूँ आपको, इस पर वही राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। जब इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मेरा ऊपर वाला जो अंगूठा है पॉजिटिव के केस में, मेरा जो अंगूठा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ की तरह, और पीछे ये साउथ की तरह। देखो अंगूठे ने क्या बताया? नॉर्थ। अंगूठे ने क्या बताया? नॉर्थ। जबकि नेगेटिव के केस में मेरा अंगूठा किसको बताता है? साउथ को। तो आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? देखो मेरा क्या अंगूठा किसको बता रहा है? नॉर्थ को। तो समझो इस बात को, ठीक है? एटम के अंदर कौन प्रेजेंट है? एटम के अंदर नाभिक प्रेजेंट है, नाभिक न्यूक्लियस। और नाभिक के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बार न्यूट्रॉन को तो छोड़ दो बेटा, आगे बात करेंगे अपन इस बारे में। एक बार किस पर फोकस करो, कंसेप्ट समझो। प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो उसके रोटेट करने के कारण क्या उत्पन्न हो रहे हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आप सोचो हमारे शरीर के अंदर क्या है? H2 वाटर, और हाइड्रोजन के अंदर आप सभी को पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1H1। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितने होते हैं? एक ही प्रोटॉन होता है। भाई नीचे जो संख्या लिखी होती है वो प्रोटॉनों की संख्या है, जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है? नेगेटिव है। और न्यूट्रॉन होता है 0। तो मैं आपको हाइड्रोजन के एग्जांपल से समझा रहा हूँ एक तरीके से। इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दो, एक बार इसको पकड़ो, प्रोटॉन को। क्यों पकड़ रहे हैं प्रोटॉन को? क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित है। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो मुझे न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस को देखना है, और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन। चूंकि मैं हाइड्रोजन के बारे में बता रहा हूँ, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो केवल किस पर फोकस कर दिया मैंने? प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। और जब भी कोई आवेश घूमता है तो उस आवेश के घूमने के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसको पता होने के लिए मैं क्या लगाता हूँ? राइट हैंड थंब रूल लगा दिया। ऊपर वाली डायरेक्शन किसको बता रही है? नॉर्थ को, और नीचे वाली साउथ को। अब हमारे शरीर में कितने सारे जल के अणु है बेटा, और वो सारे के सारे जल के अणुओं में क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन। उन सभी हाइड्रोजनों में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन। और लगातार ये प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। इन प्रोटॉन में घूमने के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। अब सुनो, ध्यान से सुनना, समझना मेरी बात को। मैंने माना ये ह्यूमन बॉडी है, मानव का शरीर है, ठीक है? मानव के शरीर को छोड़ो, एक बार और आपको अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल क्या कहता है? सपोज दैट प्रोटॉन ले लिया मैंने क्या ले लिया? प्रोटॉन ले लिया। और इस प्रोटॉन के ऊपर क्या लगाया मैंने? एक तो नॉर्थ फील्ड लगाया और एक क्या लगाया? साउथ लगाया। और ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है? ये बाहर से मैंने कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाया है। अगर आप एमआरआई की मशीन देखने जाओगे ना, तो एमआरआई की मशीन में एक गोल सर्किल होता है इस तरीके से,
ठीक है, और उस गोल सर्किल के अंदर आदमी के शरीर को प्रवेशित कराया जाता है। और इधर इस साइड और इस साइड एक तरफ बहुत बड़ी चुंबकियां लगी रहती हैं, एक तरफ से नॉर्थ फील्ड होता है और एक तरफ से साउथ फील्ड होता है। समझो इस बात को, एक तरफ होता है नॉर्थ और एक तरफ होता है साउथ, और आदमी के शरीर के ऊपर रेडियो तरंगें डाली जाती हैं। अब सुनना, शब्द क्लियर गया, ये लगातार घूम रहा है। राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा पॉजिटिव के केस में, मेरा ऊपर वाला पार्ट किसके बारे में बताएगा, नॉर्थ के बारे में, और नीचे वाला किसके बारे में बताएगा, साउथ के बारे में बताएगा। अब क्या होता है, ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करता है और ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? समझो भाई, घूम रहा है इस तरीके से, लगातार तेजी से घूम रहा है। आपने कभी कड़ा है ना, कड़ा लेना, मेरे पास है नहीं एग्जैक्टली, और कड़े को घुमाना, तो जब आप कड़े को घुमाओगे तो कड़ा पहले ऐसे घूमता है, फिर धीरे धीरे जब वो गिरने लगता है तो ऐसे जाके बिल्कुल गिर जाता है। सेम कंडीशन ये होगी, ये यूं घूम रहा है और यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, लेकिन यहाँ से नॉर्थ क्या कर रहा है, साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ से नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करते करते घूमते 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 ये यूं हो जाता है इस तरीके से। देखना क्या कंडीशन बनेगी बेटा, नॉर्थ और साउथ, ये देखो ये यूं घूम रहा है, इधर क्या है नॉर्थ और इधर साउथ, इनके बीच में आकर्षण, इनके बीच में आकर्षण। इस प्रकार के घूर्णन को, ये जो कड़ा जिस तरीके से घूमते घूमते गिरता है ना, इस प्रकार के मोशन को आपके सिलेबस में है ये गायरोस्कोपिक मोशन कहते हैं। याद रहेगा बेटा, जो कड़े जैसी घूमना है उसको गायरोस्कोपिक मोशन के नाम से जाना जाता है। अब कंसेप्ट क्या कहता है समझना, कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन लगातार क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन के अंदर क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस है। उस नाभिक के अंदर कौन प्रेजेंट है बेटा, प्रोटॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज लगातार घूम रहा है। जब वो लगातार घूमेगा तो उसके घूमने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऊपर से मैं कौन सी तरंगों को डाल रहा हूँ, इसमें ऊपर से मैं कौन सी तरंगों को डाल रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पहला लेक्चर है, परेशान न हो। इसके ऊपर से मैं कौन सी तरंगों को डाल रहा हूँ, रेडियो तरंगों को। क्लियर है बात? रेडियो तरंगें किसका पार्ट है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। जब इन तरंगों की, जब रेडियो तरंगें किससे मिलकर बनी है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, जब इस चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति और इस चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति, दोनों की आवृत्ति के मान क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और अभी भी बताया है, दो आवृत्तियों के मान के समान होने को हम किस नाम से जानते हैं, अनुनाद के मान नाम से जानते हैं। अर्थात दोनों चुंबकीय क्षेत्रों में जब अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम आ जाता है। इस स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके ही यौगिक की संरचना का अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ये था जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी कल से जब हम धीरे धीरे करेंगे तब और बात करेंगे। फिर समझ लो एक बार, रेजोनेंस वर्ड क्यों लिया, क्योंकि दो आवृत्तियों का समान होना है। दो आवृत्तियां कौन सी समान हो रही हैं, एक तो ये जो एटम घूम रहा है, जो एटम के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, वो घूम रहा है, और उस प्रोटॉन के घूमने के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। ऊपर से कौन सी तरंग डाल रहा हूँ, रेडियो तरंग। जब रेडियो तरंगों की चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति और इसके घूमने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी आवृत्ति, दोनों के मान समान हो जाते हैं, तो अनुनाद हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, और कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ इस तरीके के हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं। इन स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके, एग्जैक्टली यही परिभाषा थी, इन स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके यौगिक की संरचना का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है।